अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर सोर्सेज ऑफ एन इस्लामिक स्टेट के हवाले से है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या होती हैं किसी भी इस्लामिक स्टेट की, यानी कि इस्लामिक स्टेट कैसे चलाया जाता है, उसकी रियासत कैसे चलती है। इसमें जो हम ये भी बताएंगे कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं, यानी कि पैसा किधर से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, कब जनरेट होता है और किधर जाता है। ये तमाम तरह इसमें डिटेल मौजूद है। यूजुअली हम लॉ स्टूडेंट्स जो हैं 5 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पढ़ते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो हैं मैं LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की इस वक्त बात कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा जो है डिटेल में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मौजूद हैं। मैं तमाम तर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको फ़िलहाल उनके नाम बता देती हूँ और फिर उस पर ज़रा डिटेल बात करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हम बचपन से जानते हैं, ज़कात, दूसरा उशर, तीसरा खरज, चौथा पेइंग जिज़िया, पाँचवा खुम्स, छठा ट्रेड टैक्स, सातवां रकाज, फिर फ़िदिया, खैरुल अर्ज़, फिर वक्फ, ज़रेब, लुक्ता, सदका। ये तमाम तर कैटेगरीज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले ज़कात पर जो है नज़र डालेंगे। ज़कात की जो माने हैं, यानी इसका मतलब है, वही है वो एग्जैक्टली इसके एसेंस को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती है। वो ये है कि ज़कात मीन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्योरिफिकेशन। अब ज़कात जो है वो साहिब इस्तिताअत ने देनी होती है, ऑब्लिगेटरी होती है उसके ऊपर, और जाती ये पुअर के पास है, यानी जो शख्स देने के काबिल है वो देगा इसको ईयरली, और ये जाएगी गरीब के पास जो इसको लेने का हक़ रखता है, और जो इसका स्टैंडर्ड है, मोड है, वो ईयरली है। ठीक है। अब जिस तरह इबादत के साथ साथ ज़कात को भी जो है ऑब्लिगेटरी करार दिया है उस शख्स के लिए जो कि जिसके पास इतना अमाउंट है देने का। अब जैसे इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस तो ये है कि अल्लाह का राइट है, और ये ड्यूटी है हर मुसलमान की कि वो ज़कात पे करे गरीब को। और वर्सेस ऑफ होली कुरान में भी मेंशन है इस हवाले से कि ज़कात जो है वो 2.5% होगी आपकी ईयरली सेविंग्स ऑफ वेल्थ की। ठीक है जी। कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि सो एस्टैब्लिश वर्शिप, पे द पुअर ड्यू एंड होल्ड फास्ट टू अल्लाह, यानी जिधर इबादत का जिक्र किया गया है, रोज़े का जिक्र किया गया है, वहाँ पर कुरान पाक में ज़कात का जिक्र भी किया गया है। अब ज़कात अपॉन होम लेवीड लागू किसके ऊपर होती है? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ज्यूरिस्ट्स इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम हु इज़ फ्री, सेन, बालिग, ओन्स वेल्थ इक्वल टू प्रिस्क्राइब निसाब। एक अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है निसाब, उस निसाब के मुताबिक कोई बालिग शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो, बिल्कुल ठीक हो, दौलत हो, दौलत की सेविंग्स हो, वो एयरली अमाउंट देगा अपनी ज़कात का एक पुअर और नीडी को। और इसको लेने का इंटाइटल कौन होगा ज़कात को? वो जो होगा पुअर ही नीडी, यानी पुअर या नीडी जो है वो इंटाइटल्ड होगा। टू दोज हु कैन नॉट मीट द बेसिक नीड्स, या फिर जो कि अपनी बेसिक नीड्स नहीं फुलफ़िल कर सकते। टू ज़कात कलेक्टर्स, जो ज़कात को कलेक्ट करते हैं। टू दोज हु कन्वर्ट्स इस्लाम रिसेंटली, या वो लोग जो कि इस्लाम में हाल ही में मुंतकिल हुए हैं, मज़हब इस्लाम कबूल किया हो जिन्होंने, जो नॉन मुस्लिम हो। दोज हु आर इन डेट, जो कि कर्ज़े में होते हैं। टू ट्रेवलर्स, जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं। इन द वे ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह की राह में होते हैं, मुजाहिदीन, और जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले होते हैं। टू फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, या फिर किसी को स्लेवरी से खर्च करना, फ्री करना, यानी कि किसी को ग़ुलामी से आज़ाद करना। ठीक है। जो कि ग़ुलामी का दौर पहले ज़माने में हुआ करता था, अब तो ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो गया, और बहुत सारी जो है पहले की जिस तरह स्लेवरी के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करते थे कि फ्री हो जाए स्लेवरी से, तो वहाँ पर भी लोग ज़कात लगाया करते थे। अब निसाब क्या है इसका? निसाब जो है वो ये है कि द निसाब ऑफ ज़कात इज़ 7.5 तोलास गोल्ड एंड 52 तोलास सिल्वर। इफ़ समवन हैव सच थिंग ही इज़ लायबल टू गिव ज़कात। ठीक है। यानी कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोने हो और 52 तोला सिल्वर मौजूद हो, ये यानी उसके पास प्रॉपर्टी की उसकी सेविंग्स हैं, राइट। अब इस सेविंग्स के ऊपर जो है उसने ज़कात देनी है, और ज़कात कितनी देनी है हमने ये भी पढ़ा कि 2.5% उसकी जो सेविंग्स होंगी, अर्ली सेविंग्स, उसमें से
جس طرح ہم بتا رہے تھے ایئرلی سیونگز میں، اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی نصاب اس کا فکس کر دیا. اور اب جو کیملز ہیں فار ایگزامپل، پہلے ہم یہ سوچا کرتے تھے بچپن میں کہ شاید سونے اور چاندی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ود بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ وی گاٹ ٹو نو کہ یہ آپ کی ایئرلی سیونگز پر بھی ہے. یہ آپ کی جو گوٹ ہے، جو کیمل، یہ ساری آپ کی پراپرٹی میں نا، پہلے کے زمانے میں تو یہی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، گوٹس ہونا، کیملز ہونا، اس طرح. اس پر کیا تھا، نصاب کیا رکھا گیا تھا کہ فار ایگزامپل کیمل از ایکولس ٹو 1 goat از ٹو بی لیویڈ آن ایوری 5 camels. ٹھیک ہے، یعنی 5 اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو اس کے اوپر ایک گوٹ آپ کی لیویڈ، ایک گوٹ جو ہے آپ کی لاگو. ٹھیک ہے، 1 goat از ٹو بی لیویڈ آن ایوری 40 goats. 5 کیمل کے اوپر ایک گوٹ لیویڈ اور 40 گوٹس کے اوپر ایک گوٹ لیویڈ. یعنی یہ آپ کی لاگو کرنے کا جو نصاب تھا وہ اس طریقے سے تھا. سمپل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں ایئرلی سیونگز، سونا چاندی، کیملز، گوٹس. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو اس زمانے میں یہ پراپرٹی کے سٹینڈرڈز تھے. اب جس طرح کی پراپرٹی کی سٹینڈرڈز ہوں گے اس حساب سے آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ریٹ آف زکوٰۃ، ریٹ آف زکوٰۃ از 2.5% آف ایئرلی سیونگ. اب دوبارہ سے ہم نے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے. ریٹ کیا ہے؟ 2.5 ایئرلی سیونگز. جو آپ کی 2.5 ایئرلی سیونگز ہوں گی نا، اس میں سے آپ نے جو ہے اس کا ریٹ نکال لینا ہے. ریئلائزیشن آف زکوٰۃ، زکوٰۃ واز ریئلائز بائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریئلائز کرایا تھا کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں عشر کے اوپر. عشر جو ہے ایک ٹیکس کی پروڈکشن ہے جو کہ لگائی جاتی ہے ایگریکلچرل لینڈس کے اوپر. عشر کا مطلب ہوتا ہے 1/10 اینڈ دس از دا ٹیکس آن آل لینڈز آف مسلمز آف دا کنٹری. یہ لاگو ہوتا ہے مسلمز کے اوپر. ٹھیک ہے، جو بھی مسلم لینڈ ہوتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر عشر لاگو ہوگا. جو ریٹ ہوگا عشر کا وہ ہے اپون نیچرلی اریگیٹڈ لینڈ از 1/10 ایگزامپل بائی رینز، اور جو بھی جس طرح نیچرلی اریڈیکیشن جہاں پہ ہوتی ہوگی، یعنی مطلب قدرتی جو وہ اریگیشن ہوتی ہے، رائٹ، اریگیٹڈ لینڈ، وہ وہاں پہ 1/10 ہوگا آپ کا. اور اس کے علاوہ جو آرٹیفیشلی اریگیٹڈ لینڈ ہے اس کا 1/20 ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ڈفرینٹ سٹینڈرڈ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے یہ ریٹس میں. اب خرچ پر آ جاتا ہے. خرچ کیا ہے؟ خرچ جو ہے وہ بھی سملر ہے عشر سے، لیکن اس میں سلائٹ چینج ہے. جس طرح عشر جو ہے وہ ٹیکس آن پروڈکشن آف ایگریکلچرل لینڈز آف پراپرٹی آف دا مسلم ہے، یہاں پہ خرچ جو آ جائے گا وہ آئے گا وہ ہوگا بیسیکلی نان مسلمس پر. یہ بھی لینڈس کے اوپر لاگو ہوگا لیکن یہ ہوگا نان مسلمس کے لیے. ٹھیک ہے، خرچ از دا ٹیکس آن دا پروڈکشن آف لینڈس of all non-Muslim, that land which has been conquered by Muslims after fighting, or if they are a part of a state, a Muslim state. ٹھیک ہے، یا تو اگر اس اسٹیٹ کو ایکوائر کر لیا جو کہ پہلے نان مسلمس کی اس میں ایریا میں تھی، ٹھیک ہے، وہ، یا پھر جو نان مسلمس ہیں ان کی لینڈ. ریٹ آف خرچ، دا ریٹ آف خرچ ویری ود دا کائنڈز آف کراپس گرون آن لینڈ. اچھا، اب خرچ کی کوئی فکس وہ ریٹس نہیں ہیں. جس طرح عشر کی فکس ریٹس ہے 1/10 نیچرلی اریگیٹڈ لینڈ پر اور 1/20 آرٹیفیشلی اریگیٹڈ لینڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اس پہ ایگزامپشن کیا ہے؟ خرچ کی ایگزامپشن وہ یہ ہے کہ اف لینڈ گیٹس ڈسٹرائڈ بائی فلڈ اور فائر ان دا کیس خرچ از ایگزمپٹڈ فار دیٹ ایئر. ان کیس کوئی قدرتی آفات میں سے کوئی سینیریو ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس سال خرچ ایگزمپٹ ہو جائے گی، یعنی معاف ہو جائے گی. ایگزمپشن اور ایکسیپشن کیا ہے؟ دا لینڈ گیٹس ڈسٹرائڈ بائی نیگلیجنس آف دا اونر ان دا کیس خرچ از ناٹ ایگزمپٹڈ فرام دیٹ ایئر. اب فار ایگزامپل اگر خود ہی کیئرلیسنس دکھاتا ہے اگر کوئی اونر، تو پھر ایگزمپٹ نہیں ہوگی. ایگزمپٹ صرف اس وقت ہوگی اگر کوئی قدرتی آفات میں سے کوئی سینیریو ہو جاتا ہے. اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ جو ہے پرسنل ٹیکس ہے فار لیونگ ان اسلامک اسٹیٹ. یہ ایک اینول ٹیکس ہے جو کہ امپوز کیا جاتا ہے نان مسلمس کے اوپر جو کہ رہتے ہیں مسلم ریاست میں اور who has fought against Islam or are able to participate in war against Islamic State. ٹھیک ہے جی، اس کو میں ذرا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. جزیہ is an annual personal tax which has been imposed upon non-Muslims of the state
non-Muslims of the state upon those who has fought against Islam or are able to participate in war against state, upon whom jizya imposed. जजिया जो है इम्पोज किसके ऊपर होता है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले के ऊपर, मर्द होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, यानी कि कोई स्लेव नहीं होगा, ठीक है, फ्री से ये मुराद है. पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया, और जजिया किसके ऊपर जो है वो एग्जेम्प्टेड है? या तो कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी हो, ठीक है, उसके ऊपर जजिया नहीं लागू होगा, यानी कि जैसे कोई जिसको आप जानते हैं कि कोई भी जिस तरह जिस भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनके दीनी पेशवा हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा उनकी जो है. और स्लेव, या तो अगर कोई जिस तरह मतलब कैद है और स्लेव है, फिर उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा. और जो डिसेबल्स हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, और जो वुमेन हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, और जो माइनर हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, और जो नॉन मुस्लिम्स मिलिट्री सर्विसेज में हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा. ये तमाम तर एग्जेम्पशंस मौजूद हैं जिजिया की, ठीक है जी. अदरवाइज़ जिजिया सिंपली जो है उन लोगों ने देना है जो एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, उन्होंने देना है, अनलेस या तो वो इस्लामिक वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फिर वो मिलिट्री का हिस्सा होंगे, तो ये सारी एग्जेम्पशंस होंगी उनकी, या ख़वातीन होंगी, या बच्चे होंगे, या स्लेव्स होंगी, या फिर वो कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी होंगी, यानी उन्हीं के रिलीजन की अगर पर्सनैलिटी होंगी तो भी उनके ऊपर माफ़ होगा, ठीक है, यानी कि वो सर्विसेज दे रहे हैं ना ऑलरेडी, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं. अब मोड ऑफ इम्पोजिंग जिजिया, अब मोड्स क्या होंगे? अंडर एन एग्रीमेंट इन विच इट्स एन अमाउंट टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज, under an agreement in which its amount to be determined according to income of each individual. अब 2 तरीके होते हैं इसके इम्पोज करने के जिजिया की, या तो अंडर एन एग्रीमेंट इन विच इट्स अमाउंट इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज़, यानी कोई एग्रीमेंट हो जिसमें पार्टीज़ बैठ के डिसाइड कर लें, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि अंडर एन एग्रीमेंट इन विच इट्स अमाउंट टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल, या फिर उनकी इनकम के मुताबिक ईच इंडिविजुअल जो है उसको डिसाइड करके उसको उस तरीके से पे कर लें. अब अमाउंट ऑफ जजिया क्या है? के फॉर जजिया इज़ नॉट फिक्स बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब जैसे कि हम सोने की कीमत ही देख लें ना, जिस तरह सोने की कीमत होती है वो भी टाइम टू टाइम वेरी करती है ना, इसी तरह अमाउंट ऑफ जजिया भी वेरी करेगा, कोई फिक्स इसका अमाउंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू अबू हनीफा द जजिया रेंजेस आर डिफरेंट, 12 dirhams, 24 dirhams, 48 dirhams. Poor can't pay less than 12 dirhams, rich can't pay more than 48 dirhams, moderate person will have to pay 24 dirhams. तो ये सारी जो है हमारे पास एक कैटेगरी आ गई है कि जिस तरीके से 12 दिरहम जो है गरीब इससे कम नहीं पे करेगा, 48 से ज़्यादा रिच पे नहीं करेगा, मॉडरेट पर्सन जो मतलब मिडिल क्लास है या मीडियोकर है वो 24 से जो है वो विल हैव टू पे 24 दिरहम्स, मतलब इससे कम नहीं होगा उसका भी, ठीक है जी. अब मोड ऑफ पेइंग जिजिया क्या है? जिजिया कैन बी पेड इन मोड ऑफ करेंसी, करेंसी के तौर पर पे किया जा सकता है. इट ऑल्सो कैन बी पेड अदर देन करेंसी सच एज गारमेंट्स, यानी गारमेंट्स की सूरत में भी इसको पे किया जा सकता है अगर करेंसी में पे ना किया जाए. जिजिया एट प्रेजेंट टाइम जो है ये जो जिजिया है वो disappeared at present time after the revolution of Turkey since when Christian also do military services, ठीक है. ये बेसिकली जब टर्किश रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं वो भी मिलिट्री में सर्विसेज देने लगे, तो इससे जो है जिजिया डिसअपेयर हो गया, ठीक है जी. अब इसमें जो है और बाकी अब हम पढ़ लेते हैं खुम्स. खुम्स क्या है? ये कंसिस्टिंग ऑफ 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इज़ बीइंग कलेक्टेड even for Muslims or non-Muslims of the state, but it is taken only once. अच्छा, सिर्फ एक दफ़ा लिया जाता है और ये 1/5 होता है प्रॉपर्टी का. ये मुसलमान से भी लिया जाएगा और ये नॉन मुस्लिम से भी लिया जाएगा स्टेट के. ट्रेड टैक्स जो है वो लेविड होता है अपॉन ऑल एंड कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स ट्रेडमैन्स. इट्स रेट इज़ फिक्स फॉर ऑल एंड इट इज़ टेकन फॉर वंस. ये ट्रेड टैक्स या तो आपके लिए, ठीक है, ये एक ही दफ़ा लिया जाएगा और पूरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा और हर सब से लिया जाएगा.
अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवेन्यू के, अब आ जाते हैं जो बाकी की कुछ रह गई हमारे पास सोर्सेस, उसके बाद हम पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है हम क्या हमारा रह गया है, हमारा रह गया ट्रेड टैक्स, वो भी हमने कर लिया। ट्रेड टैक्स अभी मैंने आपको बता दिया दोनों के ऊपर लागू होगा। अब रकस इज अ वेल्थ विच अ पर्सन डिस्कवर फ्रॉम accidentally hidden mines or buried treasures to pay its certain amount in बैतुल माल, ठीक है। ये एक रकास जो है ये वेल्थ है जो कि किसी भी शख्स को एक्सीडेंटली मिल जाती है, किसी कान से मिल जाती है, कोई हीरे मिल जाते हैं, कोई कोल्स मिल जाते हैं, मतलब उसको एक्सीडेंटली मिल गया, ठीक है जी। या कहीं पे बारी था वहाँ से निकल आया, कोई खजाना निकल आया, कोई पैसे निकल आए, तो ये जो रकस है अब इसका अमाउंट आपको देना पड़ेगा बैतुल माल में, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट, यानी वो तो आप अपने ऑफिस में खुद रखेगा वो शख्स जिसको ये मिलेगा, लेकिन उस पर रकस भी देना होगा जो कि आपको बैतुल माल में देना होगा। बैतुल माल क्या होता है जी? बैतुल माल एक ऐसी स्टेट की जगह होती है जिधर से पैसे जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं एक कम्युनिटी सर्विस के लिए, जिधर यतीम बच्चे, बूढ़े, बड़े, ऐसे लोग जो बेसहारा होते हैं वो रहते हैं, उनकी तालीम और तरबियत, सेहत, सब तमाम तर चीज़ों के ऊपर वो पैसा लगाया जाता है। अच्छा जी, हम एक मॉडर्न स्टेट में रहते हैं जिधर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक स्टेट या सोर्सेज ऑफ इस्लामिक रेवेन्यू नहीं लागू होती तमाम तक तरीके से, क्योंकि बाकी हमारा FPR और सारे इनकम टैक्स वगैरह दूसरे मामला है, लेकिन जो बैतुल माल वाला मामला है वो अभी भी हम उसको फॉलो करते हैं। बैतुल माल सिस्टम है, सिंध में भी है, और पूरा जो वफाक है वो इसका बजट हर साल निकालता है, और सूबों की तरफ से भी जो है यहाँ इनको देखा जाता है, लेकिन बजट जो है इसका काफ़ी होता है। तो ये बैतुल माल कॉन्सेप्ट है हमारे पास अभी भी। अब फिदिया या फे जो है बेसिकली प्रॉपर्टी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज विदाउट फाइटिंग एनी बैटल्स विद देम, ठीक है। इस पे जो है जिसको माल गनीमत हम कहते हैं ना, वो ये बेसिकली वो चीज़ होती है माल गनीमत, जो कि मतलब जिस तरह इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द एनिमीज विदाउट फाइटिंग, सॉरी जी, वो तो माल गनीमत तो जो उनको फाइट करके लेते हैं हम वो, ठीक है। अब यहाँ पर फे आ रहा है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि बगैर लड़े मिल जाती है, ये वो है बेसिकली। अब इसके अलावा जो है और हमारा रह जाता है, और हमारा इसमें क्या था, खैरुल अर्ज़। खैरुल अर्ज़ हमारा रह गया है, ये है इट इज़ इनकम दैट इस्लामिक स्टेट रिसीव्स with the mutual consent of agriculturists from the agriculturists। अब ये एग्रीकल्चर से उनकी कंसेंट से ली जाएगी, यानी कि अगर वो कंसेंट देंगे, ठीक है जी, तो ही उनका जो एग्रीकल्चर को मज़ीद जाके ये अपना कंसेंट देते हैं, और म्यूचुअली कंसेंट के साथ ये स्टेट को देंगे तो ये होगा। इसमें कंसेंट जो है उसकी शर्त है। अब वक्फ क्या होता है? वक्फ जो है सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, और ये वो चीज़ है कि इट इज़ इनकम दैट अ पर्सन denotes to the government and has nothing to do with it. It's income. This is for earning good deeds only. अब ये जो है इस्लामिक लॉ में भी जो है इस बारे में आप लोग मज़ीद पढ़ेंगे, जो शरिया लॉ है ये बेसिकली अच्छे अमाल के लिए किया जाता है, और इसको आप जो है वक्फ कर देते हैं, कोई चीज़ दे के आप भूल जाते हैं, और फिर उससे चाहे इनकम भी जनरेट हो रही हो, चाहे उसकी सर्विसेज हो रही हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो आप अल्लाह के लिए करते हैं, ठीक है। ये वक्फ। अब जो है ज़ारेब जो है वो क्या है, वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ जो अमीर हैं उन्हीं के ऊपर होगा, और लुक्ता जो है बेसिक, और ये इसीलिए होता है कि गरीब को फैसिलिटेट किया जा सके, और लुक्ता स्टेट के जो है वो क्या होगा, स्टेट कीप्स द प्रॉपर्टी अंटिल रियल ओनर कम्स। फॉर इंस्टेंस कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कुछ अता पता नहीं है, तो लुक्ता तब तक स्टेट के पास होगी जब तक उसका रियल ओनर नहीं आ जाता। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे जी? शुरू में मैंने आपको इसका बता दिया कि ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट चलेगा कैसे चलाया जाएगा, किस तरह चलेगा, कौन चलाएगा, और क्या क्या तरीक़ों से चलेगा, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर हम रोशनी डालते हैं वो ये: प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम क्राइम्स बाय पेइंग द पुअर्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट, सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
मॉडर्न सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, कोर्ट फी, ये तमाम तर जो हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं अब ये आ चुके हैं इस मॉडर्न सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर हो गया है, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ें इसमें मिस कर दी हैं तो फिर भी देख लेती हूँ। इसमें सदका रह गया है। सदका जो है आप सब जानते हैं, हम डेली लाइफ में देते रहते हैं, हम सबको देना चाहिए और कहते हैं कि बलाओं को टालने के लिए दिया जाता है। ये भी जो है इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सोर्सेज ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। गरीब को देते हैं हम, तो ये हर कोई इंडिविजुअल देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि it is compensation for the work, especially military services of substitute. It is also includes financial contribution levied by the Imam of Muslims. अभी जो जुल है ये क्या है, ये बेसिकली कंपनसेशन है उनके काम की, किसके लिए, जो कि मिलिट्री सर्विसेज देते हैं या इस किस्म की सर्विसेज की सब्सिट्यूट की कोई सर्विस देते हैं या कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके ऊपर लेवी होगी, या फिर इमाम ऑफ मुस्लिम, ठीक है। ये और इसके अलावा जो नावेब है, इट इज़ स्पेशल टैक्स विच इज़ collected in emergency from the living people of the Islamic State. It is collected in special conditions such as war, etc. अब नावेब जो है, जिस तरीके से अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जिस तरह अभी कोविड-19 की वजह से ग्लोबल पैंडमिक में ज़ाहिर है हमारे कौमी ख़जाने तो खाली हर साल क्या सालों से जो है खाली रहे। तो फिर ये जो स्पेशल फ़ंड कलेक्ट किया गया था पैंडमिक के लिए, इसको हम नावेब में लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल इमरजेंसी टैक्स तो मैं उसको नहीं कहूँगी, वो एक रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट ना भी होती तो सबको देना उसमें एक फ़र्ज़ था। वो एक स्पेशल टैक्स था जो कि स्टेट ने लगाया होता, लेकिन टैक्स की फॉर्म नहीं थी, वो एक कोशिश की गई थी जो कि कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने उसमें काम किया, कंट्रीब्यूट किया और लोगों तक रसाई हुई उन फंड्स की। तो ये जिस तरह एहसास प्रोग्राम जो है वफा की तरफ से इसीलिए सक्सेसफुल हो सका क्योंकि लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसमें। और अगर वो तो एक रिक्वेस्ट के ज़रिए किया गया, लेकिन वो मैं आपको समझाने के इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो एक रिक्वेस्ट के अलावा भी अगर वो टैक्स की इम्पोज कर देते कि टैक्स की फॉर्म है, तो भी लोगों को देना लाजमी होता है एज़ पर द इस्लामिक सिस्टम। तो वो नावेब कैटेगरी है। अगर कभी भी कोई भी सैलाब आ जाए, कोई हादसा हो जाए, नेशनल डिज़ास्टर हो जाए, तो जो टैक्स इस्लामिक स्टेट में लागू किया जाता है वो नावेब होता है, ठीक है। और अर्ज़ अमवात वो रेवेन्यू है कि रेवेन्यू जनरेटेड फ्राम द फार्मिंग ऑन कैप्चर्ड लैंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इस्लामिक स्टेट। अब इसके अलावा मैंने आपको सारी बता दी कि मॉडर्न एरा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच। आई विल क्विकली कम विद अनदर टॉपिक इज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।